हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बहुत अच्छे ढंग से रह रहे होंगे, जीवन में खूब जिसाले रहेंगे, खूब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे और खूब बढ़िया तरीका से इस सीरीज को भी पढ़ रहे होंगे और अपना जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसको भी अच्छे तरीका से पढ़ रहे होंगे। आप मेरे भाई, आज हम आपको शुरुआत में एक बात बता देना चाहते हैं। ये आपको डिटेल्स के साथ, बेहतरीन डिटेल्स के साथ आपकी क्लास है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच नहीं है। ये क्या है, आपको अगर कहीं दूसरा जगह नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ से फायदा मिलने वाली है कि नहीं? तो आपकी सिर्फ ये प्रैक्टिस बैच नहीं, बल्कि आपकी एक फंडामेंटल फाउंडेशन बैच भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का डेली जानकारी प्राप्त होते रहती है। चलिए, आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर से 26 सामान्य अध्ययन सीजीएल टीयर 1 जैसा पढ़ चुके हैं, तो उसको लेकर के आए हैं। ठीक है, आप ये मोटिवेट अपने खुद को होते रहिए। एकदम जानबूझ के लिखते हैं कि आप लोग देखिए इसको, है कि नहीं? मोटिवेशन खुद से आपको मिलना चाहिए। किसी भी टॉपर से या किसी भी लोग के कहने से कुछ भी नहीं होता है। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें और बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, मानक स्रोत के संदर्भ में किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एक है मेरे भाई नली का व्यास, नाली नहीं नली का व्यास। ऑप्शन 2 प्रकाश मापी। ऑप्शन 3 अमीटर। ऑप्शन 4 डायनामोमीटर। तो मेरे भाई, मानक स्रोत के संदर्भ में किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रकाश मापी का उपयोग किया जाता है। सॉरी भाई, यहाँ पर अमीटर लिखा गया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश मापी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है प्रकाश मापी। अमीटर यहाँ गलती से हो गया है। अमीटर इसका क्या है? रॉन्ग आंसर है। इसका सही उत्तर क्या है? प्रकाश मापी। आइए हम जानते हैं प्रकाश मापी के बारे में कुछ बातें। ये जो प्रकाश मापी है, प्रकाश मापी का उपयोग किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के संदर्भ में मापने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण है जो पाराबैंगनी से लेकर अवरक्त अदृश्यमान स्पेक्ट्रम सहित सीमा में विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापता है। अधिकांश प्रकाश मापी प्रकाश को एक विद्युत धारा में एक फोटो रिसेटर और फोटो डायोड या फोटो मल्टीप्लायर का उपयोग करके परिवर्तित करते हैं। फोटोग्राफी में सही अनावरण का निर्धारण करने के लिए प्रकाश मापी का उपयोग किया जाता है। प्रकाश मापी प्रदीप्ति घनत्व, किरणन, प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रतिदीप्ति, सुफुर और संदीप्ति को मापते हैं। तो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने पहले शुरुआत में ही बताया कि आपको डिटेल्स बहुत बेहतरीन ढंग से मिलेंगे, इसलिए आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन ढंग से पढ़ें। ठीक है, आप मजा आ रहा है क्लास में तो हैंड्स अप करें, जरूर करेंगे। कौन कौन जुड़े हुए हैं अपने प्रेजेंसी को हमको बताते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, मन कवि के अर्थशास्त्र, मन कवि सॉरी कभी नहीं, मन कवि के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का जीवन किस चीज पर निर्भर करता है? किसी देश का जीवन किस चीज पर निर्भर करता है? ऑप्शन एक है आपके पास वस्तु और सेवा के उत्पादन की क्षमता। ऑप्शन 2 नाम मात्र मजदूरी। ऑप्शन 3 सरकारी नीति। ऑप्शन 4 औसत मजदूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता। इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन करने की क्षमता। मन कवि के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का जीवन उसके वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन एक है महात्मा गांधी। ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे भाई, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है। कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? महात्मा गांधी। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। चलिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक लिखे। एस राधा कृष्णन, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जगह पर आ चुके हैं, उन्होंने द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा। यानी कि चारों ऑप्शन के बारे में, चारों व्यक्ति के बारे में कौन कौन सा महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे, आप उसके बारे में जान गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, 4 पे चलते भाई। मजा आ रहा है भाई? सूरज, सोमू, श्रवण, अमन, मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं,
राजा बाबा मोनू, किस सबको कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, आप हमारी कमी को बताएंगे, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगर कोई भी कमी आ रही होगी क्लास में तो हमें बताएंगे, हम उसको अगले बार सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर मजा आ रहा होगा तो हैंड्सअप करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़िए, उत्तर बताइए। पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या भाई? ओडिशा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए हम जानते हैं दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन और उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ बातें। ये मेरे भाई दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। दरिंगबाड़ी पहाड़ी पूर्वी भारत में उड़ीसा राज्य का कंधमाल जिला है। यह 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दरिंगबाड़ी का तापमान प्रायः 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। यह अदरक की कटाई के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि अदरक की कटाई के लिए भी वहां दरिंगबाड़ी जाना जाता है। ये मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा उड़ीसा का मैप, जो रेड वाला है, रेड वाला का किसका मैप? उड़ीसा का मैप है। उड़ीसा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। चलिए भाई, अब हम ओडिशा की राजधानी जानते हैं, भुवनेश्वर है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। इसमें कुल 30 जिले हैं। इसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। इनके विधानमंडल का सदस्य 147 सदस्य है, जो एक सदनीय विधानमंडल है। यहाँ संसदीय क्षेत्र लोकसभा का 21 और राज्यसभा का 10 संसदीय क्षेत्र है। उच्च न्यायालय यहाँ के उड़ीसा उच्च न्यायालय है। ठीक है, उड़ीसा के प्रतीक उड़ीसा, इसका जो राजकीय गीत है वंदे उत्कल जननी, नृत्य है राजकीय ओडिसी, राजकीय स्तनपायी सांबर हिरन, पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, राजकीय मछली महानदी महासीर, राजकीय फूल अशोका, राजकीय वृक्ष पवित्र अंजीर, राजकीय भोजन पखला, राजकीय मिठाई रसगुल्ला है। ठीक है, यहाँ के जो उड़ीसा में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, गहिरमथा वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि उड़ीसा के आप राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में राज्यपाल मुख्यमंत्री, उड़ीसा के प्रतीक और दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन के बारे में आप इस क्वेश्चन में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है बताइए कमेंट में। आपको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है ये भी बताइए। आपको हम क्या करा रहे हैं, ऐसे बोल के लाइव फील करा रहे हैं, यानी कि हम आपको ये नहीं लगे कि हम हाँ भाई, पठार घाट किसान विद्रोह किस वर्ष में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम में हुआ? ऑप्शन एक है आपके पास 1885, 1862, 1894, 1873। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 1894। आइए हम जानते हैं पठार घाट किसान विद्रोह और उसके बारे में कुछ तथ्य। चलिए, ये 1894 में अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ पठार घाट किसान आंदोलन हुआ। पठार घाट असम के एक जगह है जो वर्तमान में पथरी घाट के रूप में जाना जाता है। 28 जनवरी 1894 को एक पुलिस द्वारा गोलीबारी में 140 जवान मारे गए थे, यानी 140 किसान मारे गए थे। पथरी घाट को असम का जालियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है कि नहीं? ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, किसका मैप है? असम का। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करता है। यह 3 देश भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से भी अधिक म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। असम के राजकीय प्रतीक है, उसका राजकीय नृत्य है बिहू नृत्य है। स्तनपायी उसके हैं, एक सींग वाला गैंडा। उसका राजकीय पक्षी है सफेद पंखों वाले बत्तख। उसके राजकीय फूल है राइनो को स्टाइलिस रेटुसा। उसके राजकीय वृक्ष है डिप्टोकॉर्पस मैक्रोकॉर्पस। ठीक है, उसके राजकीय चाय है ड्रिंक है असम चाय। उसका वहाँ के नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। मानस असम, डिब्रू सैखोवा असम, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम
असम की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? दिसपुर। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। विधानमंडल में 126 सीट है। यहाँ राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 14 सीट है। यहाँ की उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? मजा आ रहा है? को मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे, अपना प्रेजेंसी दिखाते रहेंगे। दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन है, किस सीमा पर है? किस सीमा रेखा पर है? ऑप्शन 1 डुरन लाइन, ऑप्शन 2 रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन 3 मैकमोहन लाइन, ऑप्शन 4 पाक जलद मरुमध्य। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई मैकमोहन लाइन। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? मैकमोहन लाइन। आइए हम जानते हैं मैकमोहन लाइन और दीफू दर्रा के बारे में कुछ बातें। मैकमोहन लाइन, अरे मैकमोहन लाइन वर्तमान में चीन और भारत के बीच आम तौर पर मान्यता प्राप्त सीमा है। अब हम जानते हैं डुरंड रेखा के बारे में। डुरंड रेखा दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा रेखा है। अब हम जानते हैं रेड क्लिफ लाइन के बारे में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब हम जानते हैं पाक जलद मरुमध्य के बारे में। पाक जलद मरुमध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र के उत्तरी प्रांत के जफरा जिले के बीच एक जलद मरुमध्य है। चलिए अब हम दीफू दर्रा के बारे में जानते हैं। आप चारों ऑप्शन के बारे में जाने, अब दीफू दर्रा के बारे में जानते हैं जो कि मेन बातें हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत, म्यांमार और चीन की विवादित ट्रांजैक्शन सीमाओं के क्षेत्र में के आसपास स्थित है और एक पहाड़ी दर्रा है। दीफू दर्रा पूर्वी असम के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। तो मेरे भाई दीफू दर्रा और इन डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, आप पाक जलद मरुमध्य के बारे में आप पूरा बातें जान चुके हैं। तो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस नियम के अनुसार दाब उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है? ऑप्शन 1 स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, ऑप्शन 2 न्यूटन का नियम, ऑप्शन 3 पास्कल का नियम, ऑप्शन 4 हुक का नियम। किस नियम के अनुसार दाब उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई पास्कल का नियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। आइए हम जानते हैं पास्कल के नियम के बारे में तथ्य। चलिए अब हम जानेंगे पास्कल, न्यूटन, हुक और स्टीफन बोल्ट्जमैन सभी नियम के बारे में कुछ बातें। पास्कल का नियम ब्लेज पास्कल द्वारा दिया गया द्रव यांत्रिकी में एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि एक सीमित असंपीड्य तत्व द्रव में किसी भी बिंदु पर एक दबाव परिवर्तन है पूरे द्रव में इस तरह संचालित होता है कि हर जगह समान परिवर्तन होता है। यानी कि कोई एक जगह पर वहां पर दबाव परिवर्तन होगा तो वहां क्या हो जाएगा? हर जगह समान परिवर्तन होगा, है कि नहीं? तो कौन सा नियम है? पास्कल का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कि किस नियम के अनुसार दाब उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है? तो पास्कल का नियम। अब हम जानते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम अपने तापमान के संदर्भ में एक काले भाग से निकलने वाली शक्तियों का वर्णन करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं हुक का नियम। हुक का नियम भौतिकी का एक नियम है जो बताता है कि उस दूरी के संबंध में रैखिक रूप से कुछ दूरी एक तराजू द्वारा एक स्प्रिंग का विस्तार या दबाने के लिए आवश्यक बल F की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं न्यूटन के नियम के बारे में। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं जो किसी वस्तु की गति या उस पर कार्य करने वाली शक्तियों के बीच संबंध का वर्णन करता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु या तो विराम अवस्था में रहती है या स्थिर वेग से चलती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, दूसरा नियम आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर सीधे लगाए गए बल के समानुपाती होता है या स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए वस्तु पर शुद्ध बल उस वस्तु के द्रव्यमान के त्वरण से गुना के बराबर होते हैं। ठीक है, न्यूटन के तीसरा नियम को जानते हैं हम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आप इन सभी नियम्स के बारे में पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़िए, कुछ देर हम रुके हुए हैं। चलिए पढ़िए तो जल्दी से पढ़ लिए भाई।
क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, तो बढ़ाते हैं आगे। काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। आइए हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें। ठीक है, ये जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है किसका है? बांग्लादेश का झंडा है। ये बांग्लादेश का मैप है। इसे पाकिस्तान से आजादी 26 मार्च 1971 को मिली और यहाँ का संविधान 16 दिसंबर 1972 को लागू हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसकी आधिकारिक भाषा बंगाली, क्षेत्रीय भाषा रंगपुरी, चकमा आदि हैं। यहाँ की सरकार एकात्मक प्रमुख दल संसदीय संविधान गणतंत्र है। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी हैं। राष्ट्र प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन जी हैं। संसद का नाम यहाँ का जातीय संसद कहलाता है। मुद्रा यहाँ का टाका है। यहाँ टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 350 है कि नहीं भाई? काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो बांग्लादेश। आप बांग्लादेश के बारे में इतनी बातें जान गए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अश्विनी पोनप्पा के साथ 2015 में कनाडाई ओपन महिला युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है साइना नेहवाल, ऑप्शन 2 ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन 3 पीवी सिंधु, ऑप्शन 4 पीसी तुलसी। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। सूरज, सोमू, श्रवण, राजा जी, मोनू, अमन, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं सभी इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वाला गुट्टा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वाला गुट्टा। आइए हम जानते हैं ज्वाला गुट्टा जी के बारे में कुछ बातें। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है किनका है? ज्वाला गुट्टा का फोटो है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने 2015 में अश्विनी पोनप्पा के साथ कनाडा ओपन महिला युगल खिताब जीता। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने नीदरलैंड की जोड़ी एफगन मॉस्किंस और सेलेना पाइक को हराया। 2019 में ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन जोड़ी सेतियाना मापुसा और गुरियाना सोमरबिले ने यह खिताब जीता। यानी 2019 में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन जोड़ी किसने जीता यह खिताब? तो सेतियाना मापुसा और गिरेनिया सोमरबिले ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके तहत राज्य बन गए? ऑप्शन 1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, ऑप्शन 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971, ऑप्शन 3 उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, ऑप्शन 4 उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि इसका क्या हुआ? स्थापना हुआ था कब? 1971 में। ठीक है, त्रिपुरा और मणिपुर के तत्काल रियासत अक्टूबर 1949 में भारत में विलय कर दी गई और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बन गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बनने से पहले यह भाग मेघालय असम का भाग था। तो मेरे भाई मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा किसका भाग था? 1971 से पहले तो असम का भाग था। ठीक है, 1971 के बाद इसे क्या किया गया? राज्य बनाया गया मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कंदी नृत्य किस देश में प्रचलित एक सामान्य नृत्य है? भाई निर्मित नहीं, नृत्य है। यहाँ क्या हो गया? नृत्य हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा, निर्मित नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कंदीय नृत्य किस देश में प्रचलित एक सामान्य नृत्य है? तो ऑप्शन है 1 नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। आइए हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप किसका मैप है भाई? श्रीलंका का मैप है, जो भारत से पाक जल मरुमध्य द्वारा क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, यह इसका जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे है, जो विधायी राजधानी है। कोलंबो क्या है? कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। यहाँ की राजभाषा सिन्हली और तमिल है। यहाँ की मान्यता प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी हैं। यहाँ की गवर्नमेंट यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है।
यहाँ प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे जी हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे जी हैं। यहाँ के करेंसी यानी कि श्रीलंकन रूपी है। ठीक है, श्रीलंका का अब हम नेशनल फ्लैग के बारे में जानते हैं तो लायन फ्लैग, वहाँ का इम्ब्लेम यानी प्रतीक है गोल्डन लायन पेसेंट, वहाँ का एंथन है श्रीलंका माथा, बटरफ्लाई है वहाँ का अधिराष्ट्रीय बटरफ्लाई श्रीलंकन बर्ड विंग, एनिमल है ग्रिजल्ड गेंट स्क्वायरल, बर्ड है श्रीलंका जंगल फ्लावर है ब्लू वाटर लिली, ट्री है साइलोन आयरनवुड और स्पोर्ट है वॉलीबॉल। तो मेरे भाई नेशनल सिंबल्स ऑफ श्रीलंका आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे और श्रीलंका के बारे में इतना बातें जान चुके हैं, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको ये सब बताया गया, श्रीलंका असम के बारे में आपको पहले बताया गया, तो आप रिवीजन हो गया आपको। निम्नलिखित में से कौन भारत का छठा सबसे ऊंचा झरना है? ऑप्शन 1 है भाई कोर्टालम जलप्रपात, ऑप्शन 2 अगाया गंगई, ऑप्शन 3 सुरली जलप्रपात, ऑप्शन 4 थलियार जलप्रपात। तो मेरे भाई निम्नलिखित में कौन भारत का छठवां सबसे ऊंचा झरना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई थलियार जलप्रपात। आइए हम जानते हैं इसके बारे में बातें। थलियार जलप्रपात भारत का छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह 1975 फीट लंबा और तमिलनाडु में सबसे ऊंचा झरना है। कोर्टालम जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। अज्ञा गंगई झरना भारत में पूर्वी घाट के कोल्लिल पहाड़ियों में स्थित है। सुरली जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है। तो मेरे भाई इसके बारे में आप जान गए होंगे क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा से। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मजा आ रहा है भाई। हाउस द जोश ब्रो, भारत माता की जय। हाउस द जोश भाई। चलिए, उस भारतीय मूल की महिला का नाम बताइए जिसे वह 2006 में पेप्सिको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 1 चंदा कोचर, ऑप्शन 2 इंदिरा नूई, ऑप्शन 4 कल्पना मोरपड़िया, ऑप्शन 3 कल्पना मोरपड़िया, ऑप्शन 4 किरण मजुमदार शाह। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा नूई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा नूई। आइए हम जानते हैं सभी चारों ऑप्शन के बारे में कुछ बातें। इंदिरा नूई एक भारतीय व्यवसाय कार्यकारी और पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी। कल्पना अभी है जिंदा, लेकिन अभी कल्पना मोरपारिया एक भारतीय बैंकर है। वह 33 साल तक आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी रही। वर्तमान में वह जेपी मॉर्गन इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। किरण मजूमदार शाह एक भारतीय अरबपति उद्यमी है। वो बायोकॉन लिमिटेड और बायोलॉजिक्स लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक है, जो बेंगलोर भारत में स्थित एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर की पूर्व अध्यक्ष हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप बेहतरीन ढंग से समझोगे, चारों ऑप्शन के बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें जान गए। तो क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, वास्को डी गामा किस वर्ष कलिकट आया था? ऑप्शन 1 है आपके पास 1458, ऑप्शन 2 1458, ऑप्शन 2 1458, ऑप्शन 3 1442, ऑप्शन 4 1472। वास्को डी गामा किस वर्ष कलिकट आया? 1458, 1498, 1442, 1472। तो मेरे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 यानी 1458। ठीक है, 98 में वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? तो 1498 में। आइए हम जानते हैं वास्को डी गामा कौन था। तो मेरे भाई वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोप था। कौन था? पहला यूरोपीय था, है कि नहीं? वह 20 मई 1458 को कलिकट में उतरा, यानी कि कलिकट पहुंचा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चेचक का पहला टीका किसने खोजा था? ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन 2 लुईस पास्चर, ऑप्शन 3 एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 4 हेनरी मोसले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें।
चारों ऑप्शन के बारे में बातें जानते हैं। एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक और डॉक्टर थे जिन्होंने दुनिया में पहले टीके 1796 में चेचक के टीके का विकास का श्रेय दिया जाता है, यानी कि उन्होंने 1796 में चेचक का टीका का पहला टीका खोजा था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। हेनरी मोसले ने परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। तो मेरे भाई परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोसले, लुईस पास्चर रेबीज के टीका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरे भाई आज आपको जो जो चार ऑप्शन डिटेल कराने हैं वो सभी कराया जा रहा है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन ढंग से मजा आ रहा होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 है आपके पास एम्पियर, ऑप्शन 2 डेसिबल, ऑप्शन 4 कैंडेला, ऑप्शन 3 कैंडेला, ऑप्शन 4 नॉट। तो मेरे भाई एम्पियर, डेसिबल, कैंडेला, नॉट, इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई की पहचान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डेसिबल। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल नामक इकाई से क्या की जाती है? मापी जाती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। एम्पियर क्या भाई? विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। ऑप्शन नंबर 1 हम बता रहे हैं। ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल नामक इकाई से मापी जाती है। एम्पियर विद्युत धारा का एक एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। इसका नाम एंड्रयू मैरी एम्पियर गणितज्ञ और भौतिकी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने विद्युत गतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम जानते हैं कैंडेला के बारे में। कैंडेला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ज्योति तीव्रता का आधार इकाई है, बेस इकाई है, बेस यूनिट है। अब हम जानते हैं नॉट के बारे में। नॉट जहाज की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो नॉट के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा शांत होइए। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन 1 सी अच्युता मेनन, ऑप्शन 2 आर शंकर, ऑप्शन 3 EMS नंबूदरीपद, ऑप्शन 4 पिनरई विजयन। तो मेरे भाई केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा EMS नंबूदरीपद। केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपद थे। आइए हम जानते हैं केरल राज्य के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है भाई, ये मैप में है कि नहीं? केरल कौन सा राज्य है? केरल राज्य है, ठीक है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है, साथ साथ अरबियन सी यानी कि अरब सागर, जिसे हम लक्षद्वीप सी भी कहते हैं, उसके साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके डिस्ट्रिक्ट 14 डिस्ट्रिक्ट है। इसके गवर्नर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। लेजिस्लेटिव वहाँ का क्या है? एक सदनीय विधानसभा है जिसमें 141 सीट है। पार्लियामेंट्री क्या है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संसदीय सीट कितने हैं उसमें? राज्यसभा में 9 सीट है और लोकसभा में 20 सीट है। यहाँ की हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम और एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय फूल कोन्नामारम, राजकीय फल कटहल और राजकीय पेड़ नारियल का पेड़ है, ठीक है। अब केरल की शास्त्रीय नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, थुलाल और कृष्णाट्टम। केरल के राष्ट्रीय उद्यान है एर्वाकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, है कि नहीं? इसके 5 महत्वपूर्ण पर्व है ओनम, बिशु, त्रिशूर, पूरम, केरल बोट फेस्टिवल, अट्टुक्कल पोगला। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि केरल के बारे में कोई भी बात आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल आसान तरीका से उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आप 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? ऑप्शन 1 है आपके पास युआन शिकाई, ऑप्शन 3 सी यिली जियानियन, ऑप्शन 4 हु जिनताओ, ऑप्शन 3 हु जिनताओ, ऑप्शन 4 यांग सांकुन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा युआन शिकाई, युआन शिकाई।
आइए हम जानते हैं इन चारों ऑप्शन के बारे में कुछ बातें। युवान शिकाई 1912 में चीन गणराज्य के पहले आधिकारिक राष्ट्रपति बने। वे चीन के सम्राट थे। ठीक है। ली जियानियन यानी कि सिकाई ली जियानियन वह 1983 से 1988 के बीच चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति थे। हु जिनताओ वह 2003 से 2013 तक पीपुल्स रिपब्लिक के अध्यक्ष भी रहे। यांग संगकुन 1988 से 1993 तक चीनी जनवादी गणराज्य के अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश का सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री है? ऑप्शन 1 है शेख हसीना, ऑप्शन 2 शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन 3 शेख अजीजुर रहमान, ऑप्शन 4 खालेदा जिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई शेख हसीना। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री है? इसका सही उत्तर है शेख हसीना। अगर क्लास में मजा आ रहा है हैंड्स अप करेंगे, सब बताइए कैसा लग रहा है आपको, जीवन में जिसा आ रहा है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेख हसीना। आइए हम जानते हैं शेख हसीना के बारे में कुछ बातें। शेख हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री है। ठीक है। वह बांग्लादेशी राजनेता बांग्लादेश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रही हैं। जनवरी 2009 से इस पद पर क्या आसीन है, यानी कि प्रधानमंत्री पद पर हुए अभी तक है। वह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। ठीक है। तो मेरे भाई बांग्लादेश के बारे में आप पहले जाने थे, कुछ बात अभी जान गए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। नंबर 20 निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन 2 सल्फेट, ऑप्शन 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन 4 सोडियम कार्बोनेट। तो मेरे भाई आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं इसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में कुछ बातें। तो मेरे भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेरे भाई बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को खाने के सोडा के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है। यह बारीक पाउडर के रूप में दिखाई देता है। इसमें थोड़ा नमकीन क्षारीय स्वाद है जो कपड़े धोने के सोडा से मिलता जुलता है। यानी कि इसमें थोड़ा सा कपड़े धोने के सोडा से मिलता जुलता इसमें कुछ रासायनिक तत्व है। ठीक है। रासायनिक क्या है? रासायनिक नहीं, उसका क्या स्वाद है, कुछ स्वाद है। ठीक है भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 के साथ एक अकार्बनिक यौगिक है। अब हम जानते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धोवन सोडा यानी कि कपड़े धोने की सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? रासायनिक सूत्र NaHCO3। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। ठीक है। यह कपड़े धोने का सोडा और सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो मेरे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 73वां, ऑप्शन 2 71वां, ऑप्शन 3 92वां, ऑप्शन 4 101वां। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 71वां। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें, सभी ऑप्शंस के बारे में बातें जानेंगे। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ मेरे भाई? बताइए जल्दी से। 1952 में हुआ। ठीक है। इसके अनुसार कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार संविधान में भाग 9 तथा भाग 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो मेरे भाई ध्यान से पढ़ेंगे सबको। 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार डोगरी, बोडो,
मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल 8 वर्जित भाषाओं की संख्या 22 हो गई। यानी कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हो गए मेरे भाई? तो 22 राजकीय भाषा हो गए। ठीक है, अब एक 22 मान्यता प्राप्त भाषा हो गए। 121वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर संबंधी प्रावधान शामिल किए गए। जीएसटी कितने देश संविधान संशोधन के अधिनियम लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो क्वेश्चन नंबर 22। अरे भाई मजा आ रहा होगा, आप अभी सभी संशोधन के बारे में जाने, तो इससे आपको क्या होता है, अगर पॉलिटी मजबूत हो रहा है, जीएस में ज्योग्राफी मजबूत हो रहा है, यानी कि अभी कई साइंस के क्वेश्चन तो साइंस ही मजबूत हो रहा है, यानी सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई राजस्थान। पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। आइए हम जानते हैं पंचायती राज के बारे में बेहतर बातें। तो मेरे भाई पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से न तक 11वीं सूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे, अपने कॉपी में साथ साथ लिखते चलेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। ठीक है मेरे भाई, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की गई। ठीक है, अब हम और कुछ बातें जानते हैं। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायती राज्यों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। पंचायती राज्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर कराना आवश्यक होता है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब हम जानते हैं पंचायती राज से जुड़ी संबंधित समितियां। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज से जुड़ी समिति थी। अशोक मेहता समिति 1977, जेबी केवराज समिति 1985, एल.एन. सिंघवी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1989। तो मेरे भाई पंचायती राज से संबंधित समिति आप जान गए होंगे और पंचायती राज के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल में लागू किया गया? ऑप्शन 1 है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 2 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन 3 लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड माउंटबेटन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आइए हम जानते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के अंतर्गत की गई महत्वपूर्ण घटनाएं या घटी गई घटनाएं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिसने 1916 से 1921 तक शासन किया, ठीक है, तो उसका कार्यकाल क्या था 1916 से 1921। उसके शासनकाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में उसके शासनकाल में हुआ, उसके कार्यकाल में हुआ। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उसी के कार्यकाल 1920 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 उसी के कार्यकाल में हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 उसी के कार्यकाल में हुआ। तृतीय अफगान युद्ध किसमें हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी कब हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई।
तो मेरे भाई यहाँ से भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो मेरे साथ बोलते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ लिखते रहिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक याद हो जाए। तो मेरे भाई क्लास में पूरा मजा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? बोर नहीं ना हो रहे हो भाई? मजा लेते रहिए। चलिए, नाuru किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? नेहरू किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइएगा। नेहरू किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? जल्दी से बताने का कष्ट करेंगे। नेहरू किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, नेहरू ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। आइए हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को मैप के द्वारा कुछ बातें ऑस्ट्रेलिया की, है कि नहीं भाई? ऑस्ट्रेलिया की कुछ बातें हम क्या जानेंगे, मैप के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया, ये जो मैप है किसका मैप है? ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इधर वाला, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एक राज्य है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। जो हम घेर रहे हैं इसका राज्य है भाई, ठीक है। यहाँ से नीचे क्या है? साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि साउथ ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ क्यूसलैंड है, ये एरिया जो है क्यूसलैंड का एरिया है। ये क्या है मेरे भाई? ये साउथ वेल्स का एरिया है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? साउथ वेल्स का एरिया है। ये क्या है? विक्टोरिया का एरिया है। और इसके नीचे क्या है? तस्मानिया है। यहाँ इसके नीचे इसके यहाँ पर क्या है? तस्मानिया भी है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके सभी राज्य, इसके जितने भी देश हैं यानी कि राज्य हैं, उसके राजधानी के बारे में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, यहाँ पर पर्थ कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन समुद्र के किनारे यहाँ पर स्थित है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? यहाँ पर स्थित है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्थित है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन यहाँ पर स्थित है। देखिए ध्यान से, जहाँ पर हम गोला लगा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी यहाँ पर स्थित है। देखिए केनवारा की राजधानी खुद केनवारा है, जो कि वहाँ के केंद्र शासित प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। किसकी? विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबोर्न। और तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है, जो कि नीचे छूट गया है तस्मानिया, ठीक है। यह जो कोरल सी है क्या है? ऑस्ट्रेलिया के आसपास का अधिक समुद्र है, कोरल सी। यहाँ पर इंडियन ओशन से घिरा यह क्या है? इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन से घिरा यह महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ इसके किनारे में, ऑस्ट्रेलिया किसके किनारे? ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया के किनारे में स्थित है। यह जिसे ऑस्ट्रेलिया को हम द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। किस नाम से जानते हैं? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के भी नाम से जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है भाई। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है भाई? आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना जाने होंगे। अब हम अगले बार में जब वीडियो बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर के किस भाग में पित्त का संश्लेषण होता है? ऑप्शन 1 है भाई यकृत, ऑप्शन 2 छोटी आंत, ऑप्शन 3 हृदय, ऑप्शन 4 अग्नाशय। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइएगा। मनुष्य के शरीर के किस भाग में पित्त का संश्लेषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत। आइए हम जानते हैं यकृत के बारे में कुछ बातें। तो मेरे भाई ये जो फोटो, ये जो आप देख रहे हैं यकृत के बारे में बातें, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ग्लूकोज की कोई अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोजन को क्या मिलता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है कि नहीं मेरे भाई? यकृत पित्त का संश्लेषण करता है। यकृत में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का भी निर्माण होता है, जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता, यानी कि खून का थक्का नहीं जमने देता। विटामिन के से कौन चीज का थक्का जमता है? तो
खून का थक्का जमने का कौन सा महत्वपूर्ण कारण है? तो विटामिन के। ठीक है, हिपैरिन विटामिन के को जमने नहीं देता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है जिससे विटामिन के साथ रुधिर में थक्का जमता है। मृत आरबीसी को यकृत द्वारा भी नष्ट किया जाता है। जब पित्त वाहिनी रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तब यकृत कोशिकाओं रुधिर से बिलिरुबिन अवशोषित करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण वह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। तो मेरे भाई इतना बातें आप जान चुके हैं, तो आज भर के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई जीवन में जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।